गगनजीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज जीकेजीएस, जिसमें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका एवं स्थानीय स्वशासन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हमारे यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो गगनजीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका में निम्नलिखित में किसको शामिल किया जाता है। तो राज्य कार्यपालिका में दोस्तों राज्यपाल शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद शामिल होता है और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उपरोक्त सभी। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्य कार्यपालिका में होते हैं राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में राज्यपाल को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अनुच्छेद 213। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और अनुच्छेद 159 में दोस्तों राज्यपाल के शपथ के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 164 में दोस्तों राज्य में मंत्रियों के बारे में उपबंध को बताया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 164 में राज्य के मंत्रियों के बारे में उपबंध दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है निम्नलिखित में किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रधानमंत्री। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो यहां पर दोस्तों 4 कथन दिए गए हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले देखिए ए, तो इसमें है राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये कथन सत्य है। उसके बाद दूसरा है राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहेगा, ये भी कथन सत्य है। और तीसरा है राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है, तो ये भी कथन सत्य हो गया। और चौथा है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो ये कथन दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि राज्यपाल बनते हैं 35 वर्ष की आयु में। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल बनने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हुई दोस्तों सरोजनी नायडू जी, और ये हुई उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सरोजनी नायडू। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसी राज्य की हुई थी दोस्तों सुचित्रा कृपलानी, और इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई थी, और मीरा कुमार जी दोस्तों लोकसभा की
पहली महिला अध्यक्ष हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा, सुचित्रा कृपलानी स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई थी, और सरोजनी नायडू जी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हुई थी, और इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई थी, और मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है दोस्तों राज्यपाल की सिफारिश पर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राज्यपाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें पहला ऑप्शन है राज्यपाल राज्य विधानसभा का स्थगन कर सकता है, तो ये कथन सत्य हो गया। उसके बाद दूसरा है राज्यपाल राज्य विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, तो ये भी सत्य है दोस्तों। और तीसरा है राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, तो ये भी सत्य है। और चौथा है राज्यपाल राज्य विधान परिषद को भंग कर सकता है, तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो राज्य विधान परिषद होता है यह एक अस्थायी सदन है, और इसे कोई भी भंग या समाप्त नहीं कर सकता, इसका सिर्फ स्थगन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन हो गया वो हो गया सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अनुच्छेद 79। बाकी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 79 में भारत के लिए द्विसदनीय संसद की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद या आर्टिकल 80 में दिया गया है राज्यसभा को, और राज्यसभा को कहा जाता है दोस्तों अपर हाउस, और अनुच्छेद या आर्टिकल 81 में दिया गया है लोकसभा की संरचना को, और लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की द्विसदनीय संसद की व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 79 में, और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा की संरचना को दिया गया है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा की संरचना को बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। बाकी दोस्तों अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में, और अनुच्छेद 72 में दिया गया है जो राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं उसके बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अनुच्छेद 167। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 167 है वो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 161 ये दोस्तों राज्यपाल के द्वारा जो क्षमादान दिया जाता है उसके बारे में बताता है। और यहाँ पर जो राज्यपाल क्षमादान देते हैं उसमें दोस्तों कुछ शर्तें हैं। यदि किसी को भारत की मिलिट्री कोर्ट के द्वारा दंड मिला है तो वहां पर राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता। और दूसरा है दोस्तों, यदि भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा किसी को दंड मिला है तो वहां पर भी राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति का अध्यक्षता कौन करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है
प्रधानमंत्री। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री महोदय। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे पूछे केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो वहां पर आंसर होगा प्रधानमंत्री। और यदि पूछे राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो वहां पर आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है राज्य विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 40। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम संख्या होती है 40। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 100। और यदि आपसे पूछे कि विधानसभा के सदस्यों की मैक्सिमम या अधिक से अधिक संख्या क्या हो सकती है, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों उनकी जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है वो होती है दोस्तों 500। और कम से कम या मिनिमम संख्या हो सकती है किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की, वो होती है दोस्तों 60। और उत्तर प्रदेश में यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल जो सदस्यों की संख्या है वो है 403। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में राज्य सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कृषि। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि कृषि, बाजार एवं मेले, पुलिस और सिंचाई, ये सभी दोस्तों राज्य सूची के विषय हैं। बाकी नागरिकता और जनगणना ये संघ सूची के विषय हैं। और शिक्षा ये दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख निम्न में से कौन होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राज्यपाल। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार या किसी भी राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है दोस्तों उस राज्य का राज्यपाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है विधानसभा। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की जो विधानसभा होती है उसके जो सदस्य होते हैं दोस्तों सिर्फ वही लोग भाग लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गण पूर्ति क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 10 सदस्य कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, उसमें कार्यवाही जारी रखने के लिए या करने के लिए कोरम या गणपूर्ति आवश्यक है। अर्थात कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है दोस्तों कि उस सदन के कुल सदस्यों का 10% या 10 सदस्य जो भी अधिक हो उतने सदस्य आवश्यक हैं उस सदन में कार्यवाही करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आंध्र प्रदेश। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में कुल 6 राज्यों के पास द्विसदनी विधायिका है। अर्थात भारत में 6 राज्यों के पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा भारत के वो 6 राज्य कौन से हैं जिनके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो उसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा यूपी, फिर दूसरा है दोस्तों बिहार,
तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है तेलंगाना और छठवां है आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 100। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या है 100। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें हैं 80। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें है किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 15%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें है राज्य में मुख्य सचिव का चयन कौन करता है। तो राज्य में मुख्य सचिव का चयन करते हैं मुख्यमंत्री महोदय। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मुख्यमंत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें है कोई मंत्री या मुख्यमंत्री कितने दिनों तक बिना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण किए उस राज्य में मंत्री या मुख्यमंत्री बना रहेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 6 माह या 6 मंथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें है निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महाधिवक्ता। बाकी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और राज्यपाल होते हैं और भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, इन सभी लोगों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो महाधिवक्ता होते हैं ये राज्य में सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं दोस्तों, और इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लॉर्ड रिपन। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। बाकी दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सर्विसेज और सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है भारत में लॉर्ड रिपन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है राजस्थान। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ दोस्तों राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट या नागौर जिले में, और ये हुआ दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को। तो इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें है किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान से जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1992। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया दोस्तों 11वीं अनुसूची के रूप में, और इसे जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। और पंचायती राज में दोस्तों कुल विषय हैं
29। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और पंचायती राज में दोस्तों कुल विषयों की संख्या है 29। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें है किस वर्ष नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान से जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन के लिए भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1992। और नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया दोस्तों 74वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। और जो नगर निगम या म्युनिसिपैलिटीज होती हैं दोस्तों, उसमें कुल विषयों की संख्या है 18। बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।